Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, let's start with exceptions to infringement because this matters most to us. इसके लिए जो सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 52। सेक्शन की एक अलग सी वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें सो दैट जब हम केसेस डिस्कस करें तो बस केस ही डिस्कस करें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस है रामेश्वरी फोटोकॉपी वाला जो इनफैक्ट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही था। और इनफैक्ट वी कैन इन एलएलएम वेरी वेल रिलेट, जैसे अपना कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के जो केस मैट था उसमें अलग अलग आर्टिकल्स उसमें लगे हुए थे। ऑब्वियसली वो एक आर्टिकल किसी एक बुक में आया होगा, तो उस बुक से जैसे पेलन ब्रूम वाला रूल ऑफ लॉ जो आर्टिकल है वो किसी उनके बुक में है, तो उस बुक से एक सर्प निकाल के कंपाइल किया गया एक कोर्स पैक और इसको ऑब्वियसली मास प्रिंटिंग हुई और वो दिया गया। तो द क्वेश्चन इज वेदर दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो इसमें नाउ विल जस्ट कीप इट ऑल्दो इट्स अ बिग केस एंड इट्स अ गुड केस, बट तो इसमें उनका आर्ग्यूमेंट जो अपैलेंट है, जो ऑक्सफोर्ड प्रेस, कैम्ब्रिज प्रेस, ये वाले जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि आप बेसिकली उनके किताब का जो उनकी टेक्स्ट बुक है जो कि कॉपीराइटेड है, आप बिना उनसे परमिशन लिए हुए, बिना लाइसेंस के आप बेसिकली उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि सेक्शन 14 में एक्सक्लूसिव राइट ऑफ रिप्रोडक्शन दी गई है ओनर ऑफ कॉपीराइट के पास। तो आप उनसे बिना पूछे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हो, रिप्रोड्यूस मतलब मेकिंग अ कॉपी देयर ऑफ, वो कर रहे हो। और ये दूसरी बात क्या है कि हमारा कॉपीराइट लॉ भी प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉशन फॉलो करता है। मतलब सपोज मैंने आपसे एक बुक खरीदी, अब उस बुक का मैं फोटोकॉपी करके मैं अपने दोस्त को दे सकता हूँ, उसमें कोई वायलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कमर्शियल पर्पस के लिए वो कर रहा हूँ, जैसे लेट से मैंने फोटोकॉपी कराया, उसमें मुझे 100 रुपये लगे और मैं उसको 200 में बेच रहा हूँ, तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। तो उनका ये कहना था कि ये जो फोटोकॉपियर है इसकी रेट्स कम है और जबकि ये ज्यादा में बेच रहा है, तो इसलिए इट्स अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। मेनली उनका यही आर्ग्यूमेंट था। अब इस पे मतलब बाद में फेयर यूज की भी बात आती है, वो हम देखेंगे। तो जबकि यूनिवर्सिटी का या जो फोटोकॉपी के लिए जो भी लोग आए, या जो कुछ इंटरवीनर एप्लीकेशन फाइल हुई थी, जो एसोसिएशन ऑफ पीपल थे जो कि चाहते थे कि इक्विटी रहे या ज़्यादा लोगों तक फैले कोई भी लिटरेरी वर्क, तो उनका कहना था कि दिस फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन ऑफ 52(1)(i। वो क्या एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि रिप्रोडक्शन मतलब कि एक्सेप्शन रिप्रोडक्शन के लिए कौन करा रहा है, बाय ए टीचर और प्यूपिल। कब करा रहा है? इन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उनका ये कहना था कि ये जो भी कोर्स पैक बन रहे हैं, ये या तो टीचर के कहने पे या कोई स्टूडेंट बनवा रहा है, इन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लेकिन अब डिबेट इस बात पे कि व्हाट इज मेंट बाय कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज मेंट बाय रिप्रोडक्शन। तो कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए इनका कहना था, मतलब जो अपने प्रेस वाले हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले, इनका कहना था कि कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बस हुआ कि जैसे टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, अब उससे पहले की चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि क्लास शुरू होने से पहले ही या इनफैक्ट सेमेस्टर शुरू होने टाइम ही आपको मिल जा रहा था, आप वो प्रिंट आउट कराकर और आप क्लास में लेकर आ रहे थे। एक्सपेक्टेड ये था कि आप पढ़ कर आएंगे, क्लास में डिस्कशन होगा। जबकि ये ऑक्सफोर्ड वाले कह रहे थे इन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब बस ये हुआ कि जैसे मान लो क्लास से जस्ट पहले मैं ये बोलने वाला, तुम जाकर प्रिंट आउट लेकर आ जाओ, और उसके वो सब अलाउड होना चाहिए। बट इनका कहना था ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन लोग का कि नहीं, कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में सब आएगा पूरे सेमेस्टर के लिए। और दूसरी साइड ने एक केस यूज किया था न्यूजीलैंड हाई कोर्ट का, लॉन्गमैन वर्सेस समथिंग, अच्छा केस था, लॉन्गमैन नहीं उसका अपैलेंट था। उसमें सिमिलर इश्यूज थे कोर्स पैक बनने के लिए ही। कोर्ट ने उसमें बोला था कि दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट, लेकिन उसमें दो फैक्ट, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये अलग था कि ये जो कोर्स पैक बना था ये 1982 में बना था और ये यूज हो रहा था उस अकेडमिक ईयर के बाद 1984 में। जब तो ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि ये इसका मतलब कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन तो बस उसी सेमेस्टर के लिए ना, वो युग खत्म हो चुका है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं था, तो इसलिए इसको डिस्टिंग्विश किया गया। एक्सक्यूज मी। हाँ, और दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि
दूसरी बात ये थी कि एक तो पहली बात हमने कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देखा कि वो दूसरी चीज है, कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में ही यहाँ पर यूज हो रहा है। दूसरी बात ये थी कि यूनिवर्सिटी ने कहा कि दिस इज नॉट ए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या होता है? टेक्स्ट बुक इज अ स्टैंड अलोन थिंग, कि मैं उसको पढ़ूं, आप उसको पढ़ें, आप मतलब समझ सकते हैं। बट इट्स अ काइंड ऑफ प्राइमर, इट्स अ काइंड ऑफ कि आप पढ़ कर आइए, मतलब जो कोई ये क्लास नहीं करेगा उसके लिए इट्स ऑफ नो यूज। तो इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। रही बात फेयर यूज की, तो इनफैक्ट ये मैंने नोट किया था और ये मैं बता देता हूँ। ये एक यूएस में कुछ केसेस आए थे जिसमें फेयर यूज के 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस हुए थे। 4 फैक्टर्स कह सकते हैं कि वो क्या थे कि सबसे पहला फैक्टर था कि व्हाट इज द पर्पस, द नेचर ऑफ द यूज मेड। ठीक है, पर्पस एंड नेचर ऑफ द यूज मेड। दूसरा, नेचर ऑफ द कॉपीराइटेड मटेरियल, जो मटेरियल जिसको हम कॉपीराइट करें उसका नेचर क्या है। तीसरा, अमाउंट एंड सब्सटैंशियलिटी ऑफ द पोर्शन टेकन। इनफैक्ट आप अगर आप सेक्शन 14 ऑफ कॉपीराइट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये बोला जाता है कि सब्सटैंशियल पार्ट भी अगर उसका कॉपी करेंगे तो भी वो कॉपी, मतलब उसकी भी राइट, एक्सक्लूसिव राइट उसी के पास है, ओनर के पास है। तो इसीलिए यहाँ पे अमाउंट एंड सब्सटैंशियलिटी ऑफ द पोर्शन टेकन, मतलब ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा है। और इफेक्ट ऑफ यूज अपॉन पोटेंशियल मार्केट, तो जो कॉपीराइट ओनर है उसका जो पोटेंशियल मार्केट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये प्रेस वालों का कहना था कि भाई इसको आप देख, जो अपैलेंट है इसको आप देखो और इसके बेसिस पे आप देखिए हमारा मार्केट कम हो रहा है, हमारा मतलब हमारे एक्सर्प्ट बिना परमिशन के लिए जा रहे हैं, हमारा वर्क जो है कॉपीराइट की वजह से ही वी आर अर्निंग, ये मतलब वी डिजर्व कॉपीराइट। एंड पर्पस एंड कैरेक्टर ऑफ यूज कि हाँ एजुकेशन के लिए हो रहा है, बट इनका कहना था कि एजुकेशन के लिए हो वी आर ओके, लेकिन उसके लिए लाइसेंस ले लो। दे वांटेड कि लाइसेंस लेकर ये सब काम करो। बट यूनिवर्सिटी का कहना था कि पहली बात तो कि फेयर यूज, इनफैक्ट एक इससे पहले केस आया था जिसमें ये कहा गया था कि ऑल्दो फेयर यूज डायरेक्टली सिर्फ 51A में कहा गया है, लेकिन उसको बाकी भी में यूज करना है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर यूज हो सकते हैं, नॉट कि ये 4 फैक्टर्स यूज होने चाहिए, लेकिन जनरल प्रिंसिपल। तो जनरल प्रिंसिपल में क्या है कि हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट न देखकर एक वो करेंगे कि कितना एक्सटेंट, तो मतलब व्हाट विल बी द टचस्टोन ऑफ फेयर यूज इन आवर केस, कि जो हमारा पर्पस है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, उनको एट मिनिमल कॉस्ट, तो उतना तक ही कॉपी हो रहा है जितना तक चाहिए, दैट एक्सटेंट, टू दैट एक्सटेंट ओनली। अगर वो हो रहा है तो देन इट्स फेयर यूज इन दिस केस। तो वो कोर्ट ने देखा। उसके बाद कोर्ट ने ये देखा कि व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन पोटेंशियल मार्केट। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल एनालॉजी कोर्ट ने दिया कि लेट्स से एक लिटरेसी प्रोग्राम में कोई किसी की किताब यूज हो रही है, तो इसका मतलब पहले से वो इलिटरेट था, तो ही इज नॉट अ पोटेंशियल कस्टमर ऑफ दैट बुक, क्योंकि पहली बात तो इलिटरेट है, वो तो कस्टमर था ही नहीं। और दूसरी बात, अगर वो लिटरेट बन भी रहा है तो उसमें जो 30-40 बुक्स प्रेस्क्राइब्ड है वो इन्हीं वो खरीदने नहीं जाएगा, तो ही इज नॉट अ पोटेंशियल कस्टमर। द सेम गोज हियर आल्सो, द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू बाय ऑल द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स, रेफरेंस बुक्स, तो इसलिए उनकी मार्केट कोई हैम्पर नहीं हो रही है। और इनफैक्ट दी अदर वे, अगर लिटरेसी बढ़ जाएगी तो उसके लिटरेसी प्रोग्राम की बुक की डिमांड बढ़ेगी, तो उसी तरह यहाँ पर भी कोई मार्केट हैम्पर नहीं हो रहा है। तो ये डिस्कशन था। और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बात ये आई, जैसे एक अल्बर्टा का केस था, प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा कनाडा में शायद, तो उसमें ये कहा गया था कि उसको उससे मतलब लेकर, और इनफैक्ट ये सुशील मेहरा के केस में भी देखा गया था कि सेक्शन 50, सुप्रीम कोर्ट का केस है वैसे, वो सेक्शन 52, सॉरी हाई कोर्ट कहीं होगा, सिंगल जज बेंच है, सुप्रीम कोर्ट में हमेशा डिवीजन बेंच बैठती है। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्शन 52 इज नॉट अ प्रोवाइजो टू 51 एंड इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, दिस मैटर्स, क्योंकि अगर प्रोवाइजो रहता है या एक्सेप्शन रहता है तो इट हैज टू बी नैरोली इंटरप्रेटेड, क्योंकि प्रोवाइजो का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। 52 हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन इट्स ओन लाइट, और इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसको लिबरली इंटरप्रेट कर सकते हैं। और गिवन कि इसका पर्पस है कॉपीराइट से एक्सेप्शन देने का, मतलब अगर पर्पस है इस वाला एटलीस्ट 52(1)AI का कि स्टूडेंट कम्युनिटी में, पीपल कम्युनिटी में बात, मतलब ये सब नॉलेज डिसेमिनेट हो, तो इसलिए इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह समझने के लिए, ऑल्दो नॉट वेरी इसके लिए, बट आई वाज फैसिनेटेड बाय दिस, कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में एक लाइन लिखी हुई है किसी सेक्शन में कि अगर सिंगुलर है और कोई वर्ड यूज हुआ है और इट्स नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो प्लूरल भी उसमें इंक्लूडेड होगा।
तो अगर ये रिप्रोडक्शन में मेकिंग ऑफ वन कॉपी इसमें अलाउड है 52(1)AI में, तो मेकिंग ऑफ सेवरल कॉपीज भी अलाउड होना चाहिए। अगर एक टीचर और एक प्यूपिल कर सकता है तो सेवरल टीचर्स और सेवरल प्यूपिल्स भी कर सकते हैं। तो इसलिए मास फोटोकॉपी इज अलाउड बाय 52(1)AI। ये बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट है। और इनफैक्ट मुझे याद है कमला मैम ने एक बार बात बोली थी कि कोई भी आप अच्छा जजमेंट पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक अच्छा लॉयर होता है। तो इसलिए यहाँ जो भी आर्ग्यू कर रहे थे यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब बहुत ही काबिल तारीफ है। अब इसके बाद ये हमारा डिस्कशन था इस केस के लिए। और एक और बात इसमें 52(1)AH की भी बात आती है, वो भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो 52(1)AH को डिस्टिंग्विश किया गया। इसमें कहा गया कि 52(1)AH इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या राइट देता है, वो किसी थर्ड पार्टी को राइट देता है जो कि गाइड बुक बना रहा है। तो जैसे हमने देखा कि मान लीजिए अगर कोई गाइड बुक बन रहा है तो एक एक्सर्प्ट उठा के उसमें कई कई इंपॉर्टेंट डालेगा, बस आप वो पढ़ लीजिए। तो उसमें 52(1)AH में ये रेस्ट्रिक्शन है कि किसी भी ऑथर के आप एट मैक्स 5 साल में एट मैक्स 2 मतलब पैराग्राफ मतलब कुछ लिमिटेड अमाउंट ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वो नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं इन्वॉल्व हो रही थी, वो तो यूनिवर्सिटी ने लेट से फोटोकॉपियर को रामेश्वरी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो करा रही थी। तो इसलिए 52(1)AH नहीं लगेगा, 52(1)A भी नहीं लगेगा जहाँ पे एक्चुअली फेयर यूज की एक्सप्लिसिट बात हुई थी। क्योंकि उसमें बोला गया था कि भाई रिसर्च के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, इन जगहों के लिए आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर 52(1)AI के बारे में ज्यादा केस है, ना कि एक सब क्लॉज ए ना कि सब क्लॉज एच के बारे में। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। एज प्रॉमिस्ड मैं इस पे सेक्शन की एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम 52 के सारे क्लॉजेस को, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को डिस्कस कर लें। और कुछ और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जैसे आइडिया और आइडिएशन वाली, अभी मैं इसके बाद बना देता हूं। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में प्रोबेबली आइडिया आइडिएशन के साथ। टिल देन बाय बाय।